हाँ भाई। तो इसमें केंद्रीय बैंक के कार्य मैंने आपको लिखा दिया था। केंद्रीय बैंक का पहला कार्य आपको लिखाया था नोट इश्यू करना, नोट जारी करना, लिखाया था ना आपको। दूसरा लिखाया था कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है, लिखाया था आपको। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। एक आपको लिखाया होगा कि केंद्रीय बैंक है वो समाशोधन का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के शाख नियंत्रण का भी कार्य करता है। और शाख नियंत्रण में मैंने आपको लिखाया था कि शाख सर्जन का कार्य किसका होता है, वाणिज्यिक बैंकों का होता है। और शाख सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई। आरबीआई देश का मौद्रिक अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, गलत कर देते हैं, ध्यान रख लेना आप। ये शायद मैंने लिखवा भी दी होगी ये बात आपको। अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत का मौद्रिक अधिकारी है तो आप आरबीआई का गवर्नर मत कर देना, आप आरबीआई मौद्रिक अधिकारी है। अगर प्रश्न आ जाता है भाई भारत का मौद्रिक अधिकारी कौन है, तो कौन है, आरबीआई। ये लाइन शायद मैंने लिखाई हुई है, आरबीआई देश का मौद्रिक, नहीं लिखाई क्या, लिखाई हुई है लाइन। तो मौद्रिक अधिकारी कौन है, आरबीआई। अब इसमें देखो अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि शाख नियंत्रण की जो पॉलिसी है आरबीआई की, जिसको अपन बोलते हैं भाई मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है या केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति है, अगर प्रश्न आता है कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए केंद्रीय बैंक। कौन करता है, केंद्रीय बैंक। रिजर्व जो आरबीआई है वो देश का केंद्रीय बैंक है, इसलिए केंद्रीय बैंक होने के नाते वो क्या करता है, शाख नियंत्रण का कार्य करता है। क्लियर है तक। और मौद्रिक नीति को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक को अपन लिखा था परिमाणात्मक मौद्रिक नीति, दूसरी का आपने लिखा था गुणात्मक मौद्रिक नीति। लिख ली थी, आपने लिस्ट बना ली होगी। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है आपको कि जो परिमाणात्मक मौद्रिक नीति है, जिसको आप मात्रात्मक भी कह सकते हो, वो तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन की मात्रा को कंट्रोल करती है। किसको करती है, मात्रा को। अभी लिखवा दूंगा मेरे को। मात्रा को कंट्रोल करती है, क्वांटिटी को कंट्रोल करती है। और जो गुणात्मक मौद्रिक नीतियां हैं वो वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन की दिशा को कंट्रोल करती हैं। ये लाइन लिखो आप नीचे। हाँ, जहां से आपने आपने एक लिस्ट बनाई होगी ना मौद्रिक नीति, उसको दो अपन भागों में बांट दिया था, परिमाणात्मक मौद्रिक नीति और गुणात्मक मौद्रिक, लिख लिया था ना आपको। अब उसके नीचे एरो का निशान लगा करके आप लिखो आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई अपनी परिमाणात्मक, आरबीआई अपनी परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियों से, अपनी परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियों से वाणिज्यिक बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों के साख सर्जन, साख सर्जन की मात्रा, साख सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करता है। साख सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करता है। जबकि गुणात्मक मौद्रिक नीतियों से, जबकि गुणात्मक मौद्रिक नीतियों से साख सर्जन की दिशा, साख सर्जन की दिशा को नियंत्रित करता है। साख सर्जन की दिशा को नियंत्रित करता है। समझ आ गई होगी मेरी बात। उस परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियों से साख की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, गुणात्मक मौद्रिक नीतियों से साख की दिशा। अब आपके दिमाग में आ रही भाई मात्रा, तो आप समझ रहे हो भाई साख की मात्रा को बढ़ाना घटाना। क्लियर तक। दिशा का मतलब होता है कि यहां पर केंद्रीय बैंक या आरबीआई ये प्रयास करता है कि व्यापारिक बैंक उत्पादक क्रियाओं को तो लोन दें, और गैर उत्पादक क्रियाएं जैसे सट्टाबाजी है, कालाबाजारी है, इनके लिए वो साख को क्या कर दे, कंट्रोल कर दें। लिखो आरबीआई अपनी गुणात्मक,
आरबीआई अपनी गुणात्मक मौद्रिक नीतियों से गुणात्मक मौद्रिक नीतियों से यह प्रयास करता है, यह प्रयास करता है कि गैर उत्पादक क्रियाओं के लिए, गैर उत्पादक क्रियाओं के लिए, गैर उत्पादक क्रियाओं के लिए जैसे जैसे कालाबाजारी, कालाबाजारी, सट्टेबाजी, कालाबाजारी, सट्टेबाजी आदि के लिए साख को नियंत्रित किया जाए, साख को नियंत्रित किया जाए तथा उत्पादक क्रियाओं के लिए साख को बढ़ाया जाए, उत्पादक क्रियाओं के लिए साख को बढ़ाया जाए। दोबारा सुन लो, मैंने आपको यह बताया कि जो गुणात्मक मौद्रिक नीतियां हैं, गुणात्मक मौद्रिक नीतियों से आरबीआई ये प्रयास करता है कि साख को मोड़ा जाए, उसका दूसरी साइड में उसका मोड़ दिया जाए। इसका मतलब जो लोन गैर उत्पादक क्रियाओं के लिए जो लोन मिल रहा है वहां से तो उनको कंट्रोल करें और वही लोन किस ओर दिया जाए, उत्पादक क्रियाओं के लिए और दिया जाए। तो साख की डायरेक्शन को चेंज करना, समझा कि मेरे विश्वास, गैर उत्पादक क्रियाओं से साख को किसकी ओर मोड़ना, उत्पादक क्रियाओं की ओर मोड़ना। ये कौन सी मौद्रिक नीतियों से करता है, गुणात्मक मौद्रिक नीति। साख की क्वांटिटी को ही कंट्रोल कर देना, सारी साख की क्वांटिटी को कंट्रोल कर देना, ये कौन सी, मात्रात्मक या परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियों से। क्लियर यहाँ तक है। अब अपन पहले पढ़ेंगे इसमें परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियां, उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेंगे अपने। तो आप लिखो सबसे पहले बैंक दर, बैंक दर कौन सी मौद्रिक नीति है भाई, परिमाणात्मक मौद्रिक नीति है। लिखो इसमें जिस दर पर आरबीआई, बैंक दर के आगे लिखो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ऋण देता है अथवा अथवा उनके बिलों की पुनर्कटौती करता है, पुनर्कटौती, बिलों की पुनर्कटौती, पुनर्कटौती करता है। क्या बताया मैंने आपको, जिस दर पर, देखो सीधी लैंग्वेज आएगी तब तो याद आएगी भाई बैंक दर क्या होती है। तो आपको बताया भाई जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है वो कौन सी हो गई, बैंक दर हो गई। या फिर इसको भाई वाणिज्यिक बैंकों के जो बिल होते हैं, जिसको अपन प्राथमिक बिल भी कह सकते हो, तो प्राथमिक बिलों की पुनर्कटौती करता है, जिस दर पर उन बिलों को बट्टा काट करके उनको लोन देता है, तो वो भी बैंक दर ही है। तो इसकी या तो लैंग्वेज सीधी सीधी आती है तुम्हारे, तो सीधी सीधी लैंग्वेज आएगी कि जिस दर के ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है उस दर को अपन क्या बोलते हैं, बैंक दर। या उनके जिस दर पर प्राथमिक बिलों की पुनर्कटौती करता है वो कौन सा होता है, बैंक दर। क्लियर यहां तक। अब इसमें आपको यह समझना है कि जब आरबीआई बैंक दर बढ़ा देता है तब तो क्या होगा, और इस बैंक दर को घटा देता है तब क्या होगा। देखो आरबीआई ने बैंक दर बढ़ा दी, इसका मतलब हो गया कि कॉमर्शियल बैंकों को अब आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया। ये हुआ ना, उधार लेना क्या हो गया, महंगा हो गया। जब आरबीआई बैंक दर बढ़ा देता है तो कॉमर्शियल बैंकों का उधार लेना महंगा हो गया, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपनी ब्याज की दरें बढ़ा देंगे। मतलब लोगों को लोन देंगे तो ऊंची ब्याज दर पर देंगे, और जब ब्याज दर ऊंची कर देंगे बैंक, तो लोग बैंकों से उधार क्या लेंगे, कम लेंगे। तो बताओ साख सर्जन कम हुआ कि नहीं हुआ,
साख सर्जन मतलब लोन देने की प्रक्रिया, उनका लोन देना ही तो साख है, तो उनकी साख सर्जन की मात्रा क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी बात है, बैंक दर को बढ़ाना क्या कहलाएगा, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। क्या कहलाएगी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी क्यों हुई, क्योंकि बैंक दर के बढ़ाने से कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन क्षमता संकुचित होती है, साख सर्जन क्षमता घटती है। तो बैंक दर को बढ़ाना क्या हो गया, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाएगा, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या हो, महंगाई बढ़ रही हो। तो महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि बैंक ज्यादा लोन दे रहे हैं लोगों, साख सर्जन ज्यादा कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने का उपाय है कि बैंक दर को बढ़ा दिया जाए। क्लियर है आगे मेरी बात। अब अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की सिचुएशन है, बेरोजगारी की सिचुएशन है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक ये प्रयास करेगा कि ये जो व्यापारिक बैंक है वो लोगों को ज्यादा उधारे दे। तो कहेगा भाई आप ज्यादा लोन दो लोगों को, तो वो लोन देंगे कहां से, तो आरबीआई क्या करेगा कि बैंक दरें घटा देगा। बैंक दर घटा देगा तो कॉमर्शियल बैंक होगी, आप मेरे से ले जाओ पैसा, मैं आपको सस्ती दर पर दे रहा हूं। तो यहां पर वाणिज्यिक बैंकों का आरबीआई से लोन लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। कब, जब बैंक दर को घटा दे। सस्ता हो गया तो वो भी लोगों को सस्ती दरों पर क्या देंगे, उधार देंगे, जिससे साख सर्जन बढ़ेगा, लोगों को लोन मिलेगा। लोन मिलेगा तो कुछ उद्योग धंधे शुरू करेंगे, कुछ अपना काम धंधा शुरू करेंगे, कोई मकान बनाएगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। समझ आ गया यहां तक। तो घटाना तो क्या हो जाएगा, साख सर्जन का विस्तार कराना, तो इसको तो कहेंगे विस्तारवादी मौद्रिक नीति या उदार मौद्रिक नीति। और बढ़ा देने को क्या कहेंगे, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। लिखो, आरबीआई का बैंक दर को बढ़ाना, बैंक दर को बढ़ाना संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाता है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाता है क्योंकि बैंक दर बढ़ाने से वाणिज्यिक बैंकों का बैंक दर बढ़ाने से वाणिज्यिक बैंकों का आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाता है, उधार लेना महंगा हो जाता है। इसलिए वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है, साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है। क्लियर है। अब इसको घटाने वाली बात आप समझ गए होंगे, लिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी लास्ट में सारा होंगे एक साल लिखा दूंगा मैं, आगे नहीं थी चीज समझ। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी जैसे आपसे ये तो पूछेंगे नहीं कि भाई अब बैंक दर कितनी है क्या, क्योंकि तो 3-3 महीनों में चेंज होती रहती है, आपसे कभी पूछेंगे नहीं, तो मैं लिखाऊंगा भी नहीं इनको कि अभी बैंक दर कितनी है। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मोबाइल के ऊपर सर्च कर लेना कि वो आपको आ जाएगी बैंक दर कितनी है, सीआरआर कितनी है, एसएलआर कितनी है। और वैसे एग्जाम में आपके आनी नहीं है वो, तो मैं लिखा भी नहीं रहा वो चीज। दूसरी लिखो आप, एक तो हो गई बैंक दर, दूसरी लिखो कौन सा लिखा था, सीआरआर, कैश रिजर्व नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। देखो ये क्या होता है, एक बार समझो फिर लिख लेना इसमें। वाणिज्यिक बैंकों की जितनी जमाएं होती हैं, टोटल जमाओं की बात कर रहा हूं मैं, कुल जमाओं का मतलब उनकी बचत खाते की जमाएं, उनके चालू खाते की जमाएं, उनकी सावधि खाते की जमाएं, टोटल जमाएं।
तो अपनी कुल जमाओं का, जैसे ये उनकी कुल जमाएं हैं, 100 रुपए उनकी कुल जमाएं हैं, और उनमें से एक निश्चित अनुपात, जैसे अपन मान लेते हैं भाई 4% इसका, तो 4% के हिसाब से कितना हो गया, 4 रुपया हो गया नहीं। ये 4 रुपए वो किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास। तो इस ये जो 4 रुपए आरबीआई के पास रखा है, तो इसका मतलब 4% हो गया ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, सीआरआर। तो क्या हो जाएगा सीआरआर, लिखो, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात है आरबीआई के पास अनिवार्यतः है, आरबीआई के पास अनिवार्यतः है नकद जमा करवाते हैं, नकद जमा करवाते हैं, मतलब केस जमा करना पड़ता है उनको, नकद जमा करवाते हैं, जिसे जिसे नकद जमा करवाते हैं, जिसे सीआरआर कहा जाता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है। लिख लिया आपने, मेरे हिसाब से समझ आ गई। सीआरआर का मतलब है कॉमर्शियल बैंकों की टोटल जमाओं का वो अनुपात है जो उसे आरबीआई के पास अनिवार्यतः जमा रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, सीआरआर बोलते हैं। अब आप देखो प्रश्न आपके ये पूछेंगे कि भाई सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा और घटाने से क्या होगा। तो देखो अनिवार्यतः जमा करना पड़ता है ना, कॉमर्शियल बैंकों का काम है व्यापार करना, क्योंकि वो बैंक व्यापारी होते हैं, इसीलिए अपन उनको व्यापारिक बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। भाई वो तो मुद्रा का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्लियर है यहां तक। अब उनके पास बिजनेस तो तब ज्यादा होगा ना जब उनके पास कैश ज्यादा होगा, तभी बिजनेस ज्यादा कर पाएंगे। कैश का मतलब उनका तो माल, वो मुद्रा ही तो है, पैसा ही तो है उनके पास। अब उन्होंने 100 रुपए माल उनके पास जमा है, उनमें से 4 रुपए उन्होंने कहां जमा कर दिया, आरबीआई के पास। तो अब उनको उधार देने के लिए या बिजनेस करने के लिए उनके पास कितने रुपए बचे, 96 रुपए बचे। अब मान लो कि आरबीआई ने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 5% कर दिया, तो उनकी उधार देने की कैपेसिटी या साख सर्जन की कैपेसिटी बढ़ी या घटी, घट गई। तो इसका मतलब सीआरआर को बढ़ाने से उनकी साख सर्जन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। समझे हो गए कम क्यों हुई। अब कम हो गई तो उसको, सीआरआर को बढ़ाने को क्या कहेंगे अपने, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। क्या कहेंगे, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। क्यों, क्योंकि सीआरआर के बढ़ाने से कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन की क्षमता संकुचित हुई है, या साख सर्जन क्षमता क्या हुई है, कम हुई है। इसलिए बढ़ाने को अपन क्या कर देंगे, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, और घटा दिया तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति। आगे नहीं बात समझे आपके, लिखो, सीआरआर को बढ़ाने से, सीआरआर को बढ़ाने से वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता, साख सर्जन क्षमता घटती है, साख सर्जन क्षमता घटती है। अब मैं आपको वो लाइन नहीं लिखाऊंगा, वो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए पहले से कि घटती है, इसका मतलब सीआरआर बढ़ाने को क्या कहेंगे, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। और समझा क्या तक, बढ़ाने से, बढ़ाने बताया ना मैंने, और सीआरआर घटा दिया तो विस्तारवादी। लिखो, सीआरआर को घटाने से, सीआरआर को घटाने से वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ती है। सीआरआर को घटाने से वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ती है, बढ़ती है। सीआरआर हो गया।
अब आप दोबारा देख लो, मैंने आपको दो बातें लिखी हैं, तो बैंक दर लिखा है और एक सीआरआर लिखा है। अब आप देखो सुनो, अगर प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई ने संकुचनकारी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया, तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात है, या तो उसने बैंक दर को बढ़ाया होगा, या उसने सीआरआर को बढ़ाया होगा, या दोनों को बढ़ा दिया होगा। दोनों को भी तो बढ़ा सकता है। तो सीआरआर बढ़ा दे चाहे बैंक दर बढ़ा दे, वो क्या होगी? संकुचनकारी मौद्रिक नीति। तीसरा लिखो क्या? हाँ, लिखो भाई, वैधानिक वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, एस एल आर, वैधानिक तरलता अनुपात एस एल आर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एस एल आर। अब आप सुनो एस एल आर क्या होता है। देखो, कॉमर्शियल बैंकों की जो टोटल जमाएं हैं, जैसे टोटल जमाएं कितनी है? 100 रुपए। कॉमर्शियल बैंकों की टोटल जमाएं अपन क्या मान लेते हैं? 100 रुपए। टोटल जमाओं का मतलब समझ रहे हो ना आप? ये चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता, टोटल जमाएं होगी, ये 100 रुपए हैं। अब कॉमर्शियल बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अनिवार्यतः अपने पास नगद रूप में या सरकारी ट्रेजरी बिलों के रूप में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिलों के रूप में रखना पड़ता है। आप चाहे इतना मान लो उसको कि अपने पास कैश रखना पड़ता है, तो जो अनुपात अपने पास कैश रखना पड़ेगा, क्यों भाई? क्योंकि पब्लिक कभी भी अपना पैसा लेने के लिए भी आ सकती है। तो आरबीआई ने निर्देश दे रखा है कि आप लोगों का इतना पैसा आपने जमा कर रखा है, ठीक है, बढ़िया बिजनेस करो, लेकिन कोई अगर अपना पैसा वापस निकलवाने के लिए है तो आपके पास कैश रहना चाहिए। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि आज तो कैश नहीं है, शाम को आ जाना या कल आ जाना। अगर बैंक ने ये कह दिया कि अभी कैश नहीं है, आप 2 घंटे बाद में आना या फिर कल आ जाना, तो फिर बैंकों पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा और फिर वो बैंक नहीं चल सकता। विश्वास से चलते हैं बैंक, तो ये हमेशा अपने पास क्या रखते हैं? कैश रखते हैं। अब जो उनको अनिवार्यतः रखना पड़ेगा, देखो जो अनिवार्य सीमा बना रखी है उससे ज्यादा रखते हैं कैश अपने पास, लेकिन जो सीमा बना रखी है वो उनको रखना पड़ेगा। तो इनको मान लो ये कह दिया कि आपके पास 21% हमेशा क्या रखना चाहिए? कैश रहना चाहिए। समझ गए ना? 21% क्या रखना है? कैश रखना आपके पास। तो अब देखो, 4 रुपए तो उन्होंने क्या कर दिए थे? सीआरआर के रूप में जमा कर दिया था, 4 तो वो निकल गए। 21 रुपए उन्होंने अपने पास कैश रखना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा। तो अब कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन क्षमता कितनी हो गई? 75 रुपए हो गई। अब आरबीआई इस 21% को बढ़ा करके कितना कर दे? 22% कर दे। तो बताओ, कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन करने की क्षमता बढ़ी कि घटी? घट गई। घट गई ना, क्योंकि अब उनके पास फिर 74 रुपए बचेंगे, कम होगी ना। और अगर इसको 20% कर दे तो बढ़ गई। अब आप समझ गए होंगे एसएलआर का बढ़ाना क्या कहलाएगा? संकुचनकारी मौद्रिक नीति, और घटाना क्या कहलाएगा? विस्तारवादी मौद्रिक नीति। लिखो, वाणिज्यिक बैंकों को यहां पर मैंने एक चीज नहीं लिखवाई है, वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना, हालांकि लगभग अनुसूचित बैंक ही है ज्यादातर, तो वो अनुसूचित शब्द में नहीं लिखा रहा हूं। तो जहां पर अगर ये आ जाए अनुसूचित बैंक, तो भी इसका मतलब यही है। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात, अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद रूप में, और ऑब्लिक लगा के लिख लेना तरल रूप में, नगद रूप में, ऑब्लिक लगा के लिखो तरल रूप में, तथा ट्रेजरी बिलों के रूप में, ट्रेजरी बिल,
ट्रेजरी बिलों के रूप में रखना पड़ता है, ट्रेजरी बिलों के रूप में रखना पड़ता है। अरे लिखाते हैं, लिखो तो। जिसे जिसे SLR कहा जाता है, SLR कहा जाता है। फिर नीचे लिखो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल नकदी के अलावा, नकदी के अलावा सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां होती हैं, नकदी के अलावा सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां होती हैं, जिन्हें सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां होती हैं, जिन्हें व्यापारिक बैंक तुरंत नकदी में, तुरंत नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं, तुरंत नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं। लिख लिया आपने? ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, क्या होते हैं? गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, जिनको तरल परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है। ये मान लेते हैं कि भाई केस पड़ा है और ये ट्रेजरी बिल पड़े हैं, तो वो एक ही बात है, क्योंकि जब बैंकों को पेक्स केस की जरूरत पड़ती है तो तुरंत वो ट्रेजरी बिलों से क्या है, उसको आरबीआई से कन्वर्ट करवा लेते हैं, केस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं उनको। तो यहां का प्रश्न आ जाए कि, हालांकि आपके तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर पूछ ले भाई निम्न में से तरल परिसंपत्ति का सही क्रम है, तरल परिसंपत्ति का सही क्रम है, तो सबसे ज्यादा तरलता या लिक्विडिटी तो होती है केस के अंदर, नकदी में। दूसरे नंबर पर कौन सा आएंगे? ट्रेजरी बिल आएंगे। चेक से पहले ट्रेजरी बिल आते हैं, ठीक है ना? तो ट्रेजरी बिल के रूप में रखते हैं और केस के रूप में रखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? SLR। क्लियर है यहां तक? और SLR को बढ़ाते कब है, घटाते कब है? लिख लो। SLR को बढ़ाने से, SLR को बढ़ाने से वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता, साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है, साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है। लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिखो एक। लिखो निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। पहला ऑप्शन लिखो, बैंक दर, CRR तथा SLR, बैंक दर, CRR तथा SLR में वृद्धि, वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों की वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता, वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता को घटा देती है, को घटा देती है। क्लियर यहां तक? दूसरा लिखो, CRR की न्यूनतम सीमा,
3% तथा सीआरआर की न्यूनतम सीमा 3% तथा अधिकतम सीमा 4% है। सीआरआर की न्यूनतम सीमा कितनी लिखाई? 3% तथा अधिकतम है, नहीं सॉरी, अधिकतम 15% करो भाई, इसको गलत बोल गया, अधिकतम है 15%। सीआरआर की न्यूनतम सीमा 3% और अधिकतम कितनी लिखा दी मैंने? 15% है। तीसरा लिखो, एसएलआर की अधिकतम सीमा, एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तथा न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। जो पहले 24% थी को समाप्त कर दिया गया है, जो पहले 24% थी। लिख लिया? और 4 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी है, तो इसमें आप 4 नंबर सही करो, उपरोक्त सभी। मैंने आपको प्रश्न के रूप में लिखा दिया बात। तो सीआरआर की न्यूनतम सीमा कितनी है? 3% है। ब्याज हाँ, देखो सीआरआर के रूप में तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास नकद रखते हैं उसमें देखो सीआरआर, सुनो आप, सीआरआर में क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई के पास क्या रखते हैं? नगद रखते हैं। क्लियर है यहां तक? जो अनुपात नगद रखते हैं उसको बोलते हैं सीआरआर। उस पर ब्याज कोई नहीं देता है भाई, जो परसेंट उनके पास रखा वही क्या है? सीआरआर है। आगे मेरे पास समझे? और एसएलआर का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक अपनी जमाओं का जो हमेशा केस रखेंगे, जो परसेंट केस रखेंगे, इसमें भी ब्याज कोई नहीं दे रखा है, जो परसेंट अपने पास केस रखेंगे वो कौन सा हो गया? एसएलआर हो गया। मैंने आपको लिखा है सीआरआर की न्यूनतम सीमा 3% है, मैक्सिमम सीमा 15%। एसएलआर की मैक्सिमम सीमा 40% है और न्यूनतम सीमा पहले 24% थी, लेकिन अब न्यूनतम सीमा को क्या है? हटा दिया गया। तो ये तीनों ही बातें क्या है? सही है। चलो अगली लिखो, 3 हो गई ना। 4 नंबर लिखो, रेपो दर। अब इसमें आएगी वो आपको ब्याज देने वाली वो बात, रेपो दर। देखो रेपो दर में आप सुनो, पहले सुन लो, रेपो दर भी सुन लो, रिवर्स रेपो दर भी सुन लो साथ में, फिर मैं एक साथ उनको लिखा दूंगा आपको। लिखना मत ये रिवर्स, आप पहले ये लिखना, आप रिवर्स रेपो दर। अरे आप सिर्फ ये लिखना, ये मत लिखना। हाँ, रेपो दर में सुना आप, मैंने आप इसमें ये है रेपो दर में कि जिस दर के ऊपर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार लेते हैं। यहां अल्प अवधि का मतलब है 2 से 3 दिन। अल्प अवधि का मतलब है 2 से 3 दिन। तो जिस दर के ऊपर कॉमर्शियल बैंक अल्प अवधि के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं, उस दर को अपन क्या बोलते हैं? रेपो दर। समझ आ गई होगी बात। अब आते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंकों के पास नकदी रहती है, जब आरबीआई को लगा कि इनके पास नकदी आवश्यकता से ज्यादा हो गई, तो नकदी जब बैंकों के पास आवश्यकता से ज्यादा होती है, उस नकदी को यदि वो लोगों को ब्याज नहीं दे तो बैंकों को नुकसान होता है, क्योंकि उस नकदी के ऊपर तो उनको ब्याज देना पड़ रहा है लोगों को। भाई पैसा लोगों का बैंकों में जमा पड़ा है तो बैंकों को तो देना पड़ेगा ना लोगों को ब्याज, और उस पैसे से यदि वो बिजनेस नहीं करेंगे तो बैंकों को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो बैंक फिर क्या करते हैं, उस जब नकदी ज्यादा होगी तो ब्याज की दरों को घटा करके लोगों को क्या देते हैं? उधार देते हैं। अब यहां पर आरबीआई को ये लगा कि बैंकों के पास नकदी ज्यादा है, अगर बैंकों ने ब्याज की दरें कम करके पब्लिक को लोन ज्यादा दे दिया तो मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये आरबीआई को ये लगता है
तो फिर आरबीआई व्यापारिक बैंक को कहता है कि आपकी ये जो अतिरिक्त नकदी है वो आप मुझे उधार दे दो या मेरे पास रख दो उस नकदी को, मैं आपको क्या दे दूंगा, ब्याज दे दूंगा। तो जिस ब्याज के ऊपर है, जिस दर के ऊपर कॉमर्शियल बैंक अपनी जो एक्स्ट्रा नकदी है, अतिरिक्त नकदी है, उसको आरबीआई के पास से रख देते हैं या आरबीआई को उधार दे देते हैं। आरबीआई इसके ऊपर जो ब्याज कॉमर्शियल बैंकों को देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। अब आप दोबारा समझो, देखो रिवर्स रेपो दर में ब्याज कौन दे रहा है, आरबीआई। उधार कौन ले रहा है, आरबीआई। आरबीआई उधार ले रहा है, कॉमर्शियल बैंक उधार दे रहे हैं, और ब्याज कौन दे रहा है, आरबीआई। रेपो रेट में उधार कौन ले रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक ले रहे हैं, तो ब्याज कौन चुका रहा है, कॉमर्शियल बैंक। कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां पर अल्प अवधि का मतलब 2 से 3 दिन। तो ये दोनों रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों अल्पकालीन ब्याज की दर है। अब आप दूसरी बात और से पहले तो लिख लो, तुम रेपो दर में लिखो, जिस दर पर व्यापारिक बैंक, जिस दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से अल्पावधि 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 का मतलब 2 से 3 दिन है। अब दोबारा बोलने वाली समस्या हो जाए। हाँ, मैंने लिखा है जिस दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से अल्पावधि अल्पावधि के लिए ऋण लेते हैं, अल्पावधि के लिए ऋण लेते हैं, उस दर को क्या कहा जाता है भाई, रेपो दर कहा जाता है। देख लिया, इंसान में और मशीन में एक फर्क होता है। मशीन में तो आप रिवर्स वाला बटन दबा दो, वापस वैसा का वैसा बोल देगा वो। आदमी वैसा वैसा नहीं बोल सकता, उसमें फिर चेंज हो जाएगी लैंग्वेज, तो रिवर्स वाला बटन नहीं है मेरे पास, मान लेना आप। और वो रिवर्स वाला होगा तो फिर या तो मैं देख के बता सकता हूं, नहीं फिर वो लैंग्वेज आएगी नहीं। लगवा लेंगे। अब रेपो दर समझ आ गई। अब बात वही है कि अगर रेपो दर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, घटा दिया तो क्या होगा। अब आप देखो, दिमाग सुनना, रेपो दर का मतलब होगा कि उधार किसने लिया है, वाणिज्यिक बैंकों ने लिया है। अपने ये मान लेते हैं कि रेपो दर कितनी है, 5%। इसका मतलब बैंकों को आरबीआई से 5% पर उधार मिल रहा है। आगे आते के अब आरबीआई ने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 6% कर दिया। तो बैंकों को उधार लेना महंगा हुआ कि नहीं हुआ। अब बैंकों को उधार लेना महंगा हो गया तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ेगी घटेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो इसका मतलब रेपो दर को बढ़ा देना क्या कहलाएगा, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, और रेपो दर को घटा देना विस्तारवादी मौद्रिक नीति। अब प्रश्न आ जाए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो दर को बढ़ाएगा या घटाएगा, है बढ़ाएगा। और अगर प्रश्न आ जाए कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की सिचुएशन है, तो मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आरबीआई रेपो दर को घटाएगा या बढ़ाएगा, घटाएगा। क्योंकि उसको घटाने से बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, और बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। आगे होगी बारी समझ में। तो इसको लिखा नहीं रहा हूं मैं अभी, दोनों को एक साथ लिखा दूंगा मैं। अब आप रिवर्स रेपो दर में लिखो, आप रिवर्स रेपो दर। देखो, जिस दर पर आरबीआई जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की
अतिरिक्त नकदी उधार लेता है, अतिरिक्त नकदी उधार लेता है। मैंने आपको लिखा है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त नकदी उधार लेता है, उस दर को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। लिख लिया? फिर अगली बार लिखो नीचे, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर दोनों ही अल्पकालीन दरें हैं, अल्पकालीन दरें हैं। दोनों ही क्या है? अल्पकालीन दरें, जो 2 से 3 दिन के लिए होता है ये लेन देन। आगे यहां तक। अब आप दोबारा देखो, अब बात करें अपने रिवर्स रेपो रेट की। जैसे एक लाइन पहले ये और लिख लो, फिर कर देंगे इसको। रेपो दरें रिवर्स रेपो दरें कोमा लगा दो बीच में, रिवर्स रेपो दर से अधिक रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। भाई इन दोनों दरों में से कौन सी दर ऊंची रखी जाएगी? रेपो दर ऊंची रखी जाएगी। देखो पहले तो इनके बीच में 1% का डिफरेंस रखा जाता था। कितना? 1% का। मतलब जो रिवर्स रेपो दर है उससे 1% रेपो दर क्या होती थी? ज्यादा होती है। लेकिन अब 1% वाली जो बात है वो लागू नहीं की गई, लेकिन इतनी है कि रेपो दर है वो रिवर्स रेपो रेट से क्या रखी जाएगी? ऊंची रखी जाएगी। क्लियर यहां तक? अब दूसरी बात प्रश्न इसमें आ जाए कि इन दोनों में से कौन सी ब्याज दर के ऊपर या कौन सी दर के ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से उधार लेता है? रिवर्स रेपो दर। क्लियर यहां तक? अब ये आ जाए, जैसे अपन सपोज कर लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 4% है। सपोज करो रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 4% है। अब मान लो कि आरबीआई ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5% कर दिया। बढ़ा करके क्या कर दिया? 5% कर दिया। अब कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन क्षमता के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। क्या होगी? अब सुनो आप मेरी, इसमें क्या होगा कि जब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटा दी है, इसका मतलब आरबीआई ज्यादा ब्याज दे रहा है बैंकों को, ये तो है ना। आरबीआई ज्यादा ब्याज दे रहा है तो कॉमर्शियल बैंक अपनी ज्यादा केस किसके पास रख देंगे? आरबीआई। क्योंकि बैंकों को लगेगा कि आरबीआई बैंक ब्याज भी खूब दे रहा है और आरबीआई में पैसा डूबने का भी खतरा नहीं है। लोगों को देंगे तो कहीं न कहीं को लेकर के भग जाएगा, पैसा डूब जाएगा। होता है ना भाई, लेकर के भगे खूब सारे बैल के, तो उनको खतरा भी नहीं है। तो फिर बैंक क्या करे? जैसे ही आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब ब्याज ज्यादा देता है बैंकों को, तो बैंक अपना केस, अपनी नकदी ज्यादा रखेंगे आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास ज्यादा रख दी तो बैंकों के पास लोन देने के लिए केस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब उनकी साख सर्जन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और आरबीआई यही चाहता है कि उनकी साख सर्जन क्षमता कम हो, ताकि मुद्रास्फीति कंट्रोल हो। आगे आप समझे? तो अब बताओ तो क्या पे, अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो इन दोनों दरों में से कौन सी दर बढ़ाई जाएगी? रिवर्स रेपो दर बढ़ाई जाएगी। क्यों? रेपो दर मैं तो समझ तारा समझ में आ गया बात। अरे दोनों ही बढ़ाई जाएगी। इसको बढ़ा दिया, इसका तो मतलब हो गया कि कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया, हो गया ना। तब भी साख सर्जन क्षमता कम हो जाएगी। रिवर्स रेपो दर बढ़ा दी, इसका मतलब बैंकों को फायदा किसमें हो रहा है? ज्यादा उधार देने में। तो वो आरबीआई को देंगे ज्यादा उधार, आरबीआई को उधार देंगे, लोगों को कम देंगे, तो साख सर्जन क्षमता क्या होगी? कम होगी। अरे लोगों को उधार देते हैं उसी को बोलते हैं अपन साख। आरबीआई को उधार दे रहे हैं उसको थोड़ी साख बोलेंगे। लोगों को उधार देते तो लोगों को उधार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए दोनों ही दरों को
बढ़ाया जाता है। यहां पर प्रश्न गलत कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि गलत ऐसे कर देते हैं कि इसको उल्टा मान लेते हैं। वो उल्टा तो है, बैंक दरें नहीं, ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर एक दूसरे से उल्टे तो हैं, विपरीत तो हैं। विपरीत कैसे हैं? क्योंकि रेपो दर पर तो ब्याज कौन दे रहा है? ब्याज कौन दे रहा है? व्यापारिक बैंक दे रहे हैं। उधार कौन ले रहा है? रेपो दर पर उधार कौन ले रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक ले रहे हैं। और रिवर्स रेपो दर पर उधार कौन ले रहा है? आरबीआई। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? रेपो दर पर ब्याज कौन दे रहा है? रेपो दर, इसकी बात करो, कॉमर्शियल बैंक दे रहे हैं। और रिवर्स रेपो दर पर ब्याज कौन दे रहा है? आरबीआई। उल्टे हो गए नहीं दोनों। लेकिन इनके बढ़ाने से साख सर्जन क्षमता घटती है और घटाने से साख सर्जन क्षमता बढ़ती है। साख कंट्रोल करने में तो दोनों एक सा ही काम करेंगे, समझे नहीं? लेकिन हैं दोनों एक दूसरे से विपरीत। लिखो, आरबीआई जब रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है, जब आरबीआई रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है, तब व्यापारिक बैंक अपनी अधिक नकदी व्यापारिक बैंक अपनी अधिक नकदी आरबीआई के पास रखते हैं। इस कारण व्यापारिक बैंकों के पास इस कारण व्यापारिक बैंकों के पास लोगों को उधार देने के लिए नकदी कम हो जाती है। इस कारण उनकी साख सर्जन क्षमता इस कारण उनकी साख सर्जन क्षमता घट जाती है। इस कारण उनकी साख सर्जन क्षमता घट जाती है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई, रिवर्स रेपो दर पर रिवर्स रेपो दर पर ब्याज दिया जाता है। रिवर्स रेपो दर पर ब्याज दिया जाता है। पहला ऑप्शन लिखो, व्यापारिक बैंकों द्वारा आरबीआई को व्यापारिक बैंकों द्वारा आरबीआई को। दूसरा ऑप्शन लिखो, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को। तीसरा लिखो, व्यापारिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक संस्थाओं को। व्यापारिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक संस्थाओं को। और 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही हो जाएगा 2 नंबर, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को। अगला क्वेश्चन लिखो,
मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई एक चीज सुन लो आप, मुद्रास्फीति की जगह मुद्रा प्रसार भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई। मुद्रास्फीति की जगह मुद्रा प्रसार, क्योंकि इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं और हिंदी में मुद्रास्फीति मुद्रा प्रसार दोनों आ सकते हैं। बात समझ आ रही है ना आपके? पहला लिखो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है ना, तो पहला लिखो बैंक दर है। अरे क्वेश्चन हो गया ना, आरबीआई डैश लगा दो आगे। बैंक दरें बढ़ाता है। दूसरा लिखो CRR बढ़ाता है। तीसरा लिखो रेपो दरें तथा रिवर्स रेपो दरें बढ़ाता है। 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्वेश्चन हालांकि इस टाइप का नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन लिखाने पीछे आपको इस चीज को समझाना। समझ आ गया यहां तक? हालांकि क्वेश्चन इसमें आ भी सके, एक दो इसमें कोई बात आ जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य यहां पर आपको समझाने की चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलो तो आगे बढ़ाऊं फिर, इतनी होगी क्लियर? मतलब आप बैंक दर पढ़ चुके हो, आप CRR पढ़ चुके हो, आप SLR पढ़ चुके हो, आप रेपो दर पढ़ चुके हो, रिवर्स रेपो दर पढ़ चुके हो। क्लियर यहां तक? नीचे लिखो एरो का निशान लगा करके, बैंक दर, नीचे एरो का निशान लगा लिखो बैंक दर CRR, बैंक दर CRR, कॉमा लगा देना बीच में, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि को बढ़ाना, आदि को बढ़ाना आरबीआई की संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाती है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाती है। फिर अगली लाइन लिखो, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता को घटा देती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, घटती है। आप इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को, मतलब मुद्रा की सप्लाई को बढ़ाएगी या घटाएगी? तो मुद्रा की सप्लाई को घटाएगी।
अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि जो चेक होते हैं वो भी तो मुद्रा है, और बैंकों की जो जमाएं हैं उनको मुद्रा माना गया है। आप याद करो, अपने पढ़ा था कि मुद्रा की पूर्ति की जो अपने कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें अपने पढ़ा था M1, M2, M3, M4, ये 4 कंसेप्ट पढ़े थे ना, जिसमें आरबीआई M1 को संकुचित अवधारणा के रूप में प्रयुक्त करता है, M3 को विस्तृत अवधारणा के रूप में प्रयुक्त करता है। M1 में अपने क्या लिखा था, जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमाएं, और प्लस है आरबीआई की अन्य जमाएं। और M3 में लिखा था अपने M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट। अब मुझे बताओ, M3 में बैंकों की टोटल डिपॉजिट आई कि नहीं आई? तो बैंक जमाएं हैं वो भी मुद्रा की पूर्ति है। आगे आते क्या? अब बैंक जब लोन देते हैं तो बैंक क्या करते हैं, जमाएं तो उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने उधार लिया बैंकों से, तो बैंक क्या करेंगे, मेरे नाम से अकाउंट खोलेंगे और मेरे अकाउंट में एंट्री कर देंगे कि आपके इतना लोन क्या हो गया, पास हो गया। आप लोग अगर लोन लेते हो तो आपका जितने लोग लोन लेते हैं उनका अकाउंट खोलते हैं बैंक, उनके अकाउंट में क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं, मतलब जमाएं कर देते हैं, उनके क्रेडिट कर दिया कि अब आपके पास आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, और आपको चेकबुक दे दी, आप जब चाहो अपने पैसे को निकाल सकते हो, आप उसका ट्रांजेक्शन है कर सकते हो। तो बैंकों की जो जमाएं हैं वो जमाएं क्या है, मुद्रा की पूर्ति। अब देखो, जो आरबीआई है वो बैंकों की जमाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है, बैंकों की साख सर्जन क्षमता को प्रभावित करता है। जब बैंक आरबीआई ने संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाई है तो बैंक लोगों को उधार कम दे पाएंगे। लोगों को उधार कम देने का मतलब जमाएं कम हो गई उनकी, और बैंक जब इनको घटा देता है इन दरों को, तो व्यापारिक बैंक लोगों को ज्यादा उधार देंगे। ज्यादा उधार देने का मतलब वो जमाएं ज्यादा उत्पन्न कर लेंगे। समझा कि नहीं आते? तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन क्षमता को घटा देती है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को क्या कर देती है, कम कर देती है। और विस्तारवादी मौद्रिक नीति साख सर्जन क्षमता को बढ़ाती है। साख सर्जन क्षमता बढ़ाने का मतलब बैंकों की डिपॉजिट से बढ़ गई, और बैंकों की डिपॉजिट्स को अपन क्या मान रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति है ही। मुद्रा की पूर्ति बिल्कुल, मुद्रा के कंसेप्ट अपने ये तो पढ़ा है, तो वो मुद्रा की पूर्ति है। तो जमाएं जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिखो आगे। आरबीआई द्वारा बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि को घटाना, विस्तारवादी या उदार मौद्रिक नीति कहलाती है। विस्तारवादी या उदार मौद्रिक नीति कहलाती है। इन दरों को घटाने से वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अब पर्सन की लैंग्वेज मान लो ये बना दी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या उपाय कर सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना है ना भाई, साख का नाम नहीं लिया उसने, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना है तो क्या करेगा,
तो उसके पास कई हथियार हैं, या तो वो बैंक दर को घटा दे तब भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, या सीआरआर को घटा दे, या एसएलआर को घटा दे, या रेपो दर घटा दे, या रिवर्स, या सभी को घटा दे, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। क्लियर है यहां तक? अगर प्रश्न आ जाए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा? घटाया जाएगा। और मुद्रा की पूर्ति को घटाने का तरीका आपको पता है, यह तरीका आरबीआई अपनाएगा, और इस तरीकों को अपन क्या कह देंगे? उसकी संकुचनकारी मौद्रिक नीति या उसकी कठोर मौद्रिक नीति, क्योंकि उसने लिक्विडिटी को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, मुद्रा की पूर्ति को घटा दिया है, कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन क्षमता को संकुचित कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं आता के? चलो तो फिर आगे कितनी हो गई थी? 6 नंबर लिखो, एमएसएफ थी ना, एमएसएफ, और इसका नाम क्या लिखा था? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आरबीआई का लेटेस्ट उपकरण है एमएसएफ। सबसे जो अपने नीतियां पढ़ी हैं उसमें सबसे लेटेस्ट कौन सी है? एमएसएफ सबसे नहीं है। अब आप देखो एमएसएफ क्या होता है। जब कॉमर्शियल बैंकों की जो नकदी कुछ समय के लिए कम हो जाती है, भाई जितनी नकदी उनको चाहिए वो नकदी उनके पास क्या हो गई? कम हो गई, किसी भी कारण से कम हो गई, समझ गए? तो 1 घंटे की अवधि के लिए, देखो बैंकों में 1 घंटे में भी बहुत कई करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो 1 घंटे की अवधि के लिए जो केस की सुविधा उपलब्ध करवाता है आरबीआई, उनको केस उपलब्ध करवाता है, नकदी उपलब्ध करवाता है, तो जिस दर पर वो नकदी उपलब्ध करवाएगा उस दर का नाम क्या है? एमएसएफ। तो एमएसएफ क्या है? ये भी वो दर ही तो है एक प्रकार की। तो जिस दर के ऊपर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकाल, मतलब 1 घंटे की अवधि के लिए नकदी की सुविधा उपलब्ध कराता है, उस दर को क्या कहा जाता है? एमएसएफ कहा जाता है। लिखो, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकाल ब्रैकेट में लिख लेना 1 घंटा के लिए नकदी की सुविधा उपलब्ध करवाता है, नकदी की सुविधा उपलब्ध करवाता है को एमएसएफ कहा जाता है। को एमएसएफ कहा जाता है। 1 घंटे की अवधि के लिए जो केस की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जिस दर पर करवाएगा, वो क्या हो जाएगी? आपकी एमएसएफ हो जाएगी। अब 7वीं लिखो, एक लाइन और लिखना आपको। एमएसएफ की जो दर है वो बैंक दर के समान रखी जाती है हमेशा। ये लाइन और लिखो, एमएसएफ की दरें, एमएसएफ की दरें बैंक दर के समान रखी जाती है। बैंक दर के समान रखी जाती है। जैसे देखो, बैंक दर 6% है तो एमएसएफ कितनी होगी? एमएसएफ भी 6% होगी, दोनों इक्वल रखी जाती है। 7 नंबर लिखो, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट एक्टिविटीज। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट एक्टिविटीज। सिर्फ इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी। पहली सुन लो आप, पहली बात, अगर प्रश्न आता है कि खुले बाजार की क्रिया होती क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए
आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। क्या लिखा बताया मैंने आपको? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है? खुले बाजार की क्रिया। यहां पर खुले बाजार का मतलब होता है कि आरबीआई कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है कि ये लोग ही खरीदेंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगाता। आरबीआई जब इनका विक्रय करता है तो कोई भी लोग खरीद सकते हैं। जैसे अपन लोग भी खरीद सकते हैं, कोई भी व्यापारिक संस्थान खरीद सकता है, कॉमर्शियल बैंक खरीद सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव संस्थान खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं है। इसलिए उसकी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट की एक्टिव, मतलब खुले बाजार में लेन देन होता है। समझ आ गया यहां तक? दूसरी बात देखो, इसमें आता है कि जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो, मुद्रास्फीति का मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या है? ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। तो बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करना हो या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो आरबीआई क्या करता है? इन सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, बेचता है। बेचता है तब पब्लिक उनको खरीदती है, व्यापारिक बैंक उनको खरीदते हैं। तो खरीदते हैं तो उनका जो केस है वो किसके पास आ जाता है? आरबीआई के पास। अब उनके पास केस कम हो गया ना, जब केस कम हो जाता है तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास अब केस नहीं रहा, लोगों के पास क्या आ गई? प्रतिभूतियां आ गई। क्लियर यहां तक? लेकिन अपने देश में ओपन मार्केट एक्टिविटीज के अंदर पब्लिक कम भाग लेती है, अपने यहां पर कॉमर्शियल बैंक ज्यादा भाग लेते हैं। जब जैसे ही आरबीआई इन प्रतिभूतियों का विक्रय करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक इन प्रतिभूतियों में खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे डूबने की कोई खतरा नहीं होता और इन बैंकों को काफी इससे क्या होता है? फायदा होता है, क्योंकि यहां पर आरबीआई उनको क्या देगा? ब्याज देगा। जो बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदेंगे आरबीआई उस पर क्या देगा? उनको ब्याज देगा। तो ब्याज के लालच पे, ब्याज ही तो कमाना है बैंकों को, तो ब्याज के लालच में बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। खरीदते हैं तो बैंकों का केस किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। अब मुझे बताओ कि जब आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कर दिया, बैंकों ने उनको खरीद लिया है, तो कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ी कि घटी? साख सर्जन क्षमता कम हो जाएगी। यहीं से प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है या क्रय करता है? विक्रय करता है। बेचेगा, बेचेगा तभी तो बैंक खरीदेंगे और उनका केस है आरबीआई के पास है। जब आरबीआई मुद्रास्फीति की कंडीशन नहीं है, मंदी की कंडीशन है या बेरोजगारी मंदी की कंडीशन है, उससे अर्थव्यवस्था को निकालना चाहता है, तो फिर आरबीआई क्या करेगा? जो प्रतिभूतियां बेची थी उनको वापस खरीद लेगा। वापस खरीदेगा तो उनका पैसा उनको दे देगा, ब्याज उनको दे देगा, तो बैंकों के पास क्या आ जाएगा? केस आ जाएगा, पब्लिक के पास केस आ जाएगा। जैसे बैंकों में केस आएगा, पब्लिक के पास केस आएगा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी ना, और जैसे मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों को लोन खूब मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा। सस्ता लोन मिलेगा तो कोई भाई अलग अलग लोग अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, अपना काम धंधा शुरू करेंगे उधार लेकर के, और अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? तेजी की स्थिति वापस आ जाएगी। आगे आते समझे? लिखो तो फिर खुले बाजारी क्रियाओं में लिखो, आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है या खुले बाजार की क्रिया कहलाता है। एक ही लाइन है, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? खुले बाजार की क्रिया कहलाता है। क्लियर यहां तक? फिर लिखो, आरबीआई द्वारा बेचे जाने वाली इन प्रतिभूतियों को कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। अर्थात
बैंक, बैंक, व्यापारिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान, देश के लोग आदि, देश के लोग आदि। भाई कोई भी खरीद सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में लेन देन होता है। अब अपनी दूसरी बात यह है कि इन प्रतिभूतियों को बेचने से क्या होगा और खरीदने से क्या होगा। लिखो, जब आरबीआई, जब आरबीआई इन प्रतिभूतियों का खुले बाजार में, खुले बाजार में विक्रय करता है, खुले बाजार में विक्रय करता है, तब बैंकों की तथा देश के लोगों की नकदी, बैंकों की तथा देश के लोगों की नकदी आरबीआई के पास आ जाती है। इस कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। इस कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है तथा वाणिज्यिक बैंकों की, तथा वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता, वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए, इसलिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का, इसलिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना, विक्रय करना मतलब बेचना, विक्रय करना संकुचनकारी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाता है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाता है। समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से सबके। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति का मतलब है आरबीआई इन सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा, और विस्तारवादी मौद्रिक नीति उनमें क्रय करेगा। लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना उसमें क्या करेगा। क्वेश्चन लिखो एक, आरबीआई, आरबीआई अपनी विस्तारवादी, आरबीआई अपनी विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत, आरबीआई अपनी विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत, प्रश्न पूरा हो गया है, रेस लगा लो। आरबीआई अपनी विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत, रेस लगा लो। लिखो पहला ऑप्शन है खुले बाजार में, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, क्रय करेगा। दूसरा लिखो, आरबीआई खुले बाजार में
सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। तीसरा लिखो, आरबीआई रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करेगा। चौथा ऑप्शन लिखो, विकल्प 2 व 3। कौन सा आएगा भाई? इसमें आएगा 1 नंबर। क्लियर यहां तक? इसमें 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत तो वो सरकारी प्रतिभूतियां क्या करेगा? खरीदेगा। खरीदेगा तो केस किसके पास आएगा? बैंकों के पास आएगा, पब्लिक के पास आएगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था में। समझ आ गई होगी ना सारी बातें? ये तो होगी आपकी परिमाणात्मक मौद्रिक नीति। अब आपकी बच गई गुणात्मक मौद्रिक नीति है। क्या नहीं? क्यों पल्ला कौन पड़े हो? और भी है क्या कोई जिनके क्यों पल्ला नहीं पड़े हो है? पीछे भी कही। अब कौन सी चीज में पल्ला कौन पड़े हो? खुले बाजारी क्रियाओं में है? पूरे बैंक में कौन पड़े हो? तो अब तो मुश्किल है काम में। पढ़ लेना, घर पे आ जाएगा समझ और पढ़ोगे। हाँ चलो लिखो, तुम आगे लिखो। हाँ चलो मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखवाता हूं आपको है। सीआरआर समझा दें? चलो चलो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर सारी समझा देता हूं, सुन लो एक मिनट। सिर्फ 5 मिनट में समझा दूंगा सारा, ध्यान से सुन लेना आप। देखो अभी अपने पढ़ा है एक, क्या हो गया रे, बैंक दर, एक सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एक अपने पढ़ा था एमएसएफ, और एक खुले बाजार की किरें। पहले तो एक बार इनको समझ लो आप। देखो मैंने आपको लिखाया था बैंक दर, इसमें एक लाइन आपको याद रखनी है, जिस दर के ऊपर व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार लेते। क्या समझ नहीं आया इसमें? देखो अपन लोग बैंकों से उधार लेते हैं, वो होती है ब्याज दर, वो बैंक दर नहीं होती। अगर प्रश्न आता है कि पब्लिक बैंकों से उधार लेती है, पब्लिक बैंकों से उधार लेती है, पहला ऑप्शन ब्याज दर पर है, दूसरा ऑप्शन आ जाए बैंक दर के ऊपर है, तीसरा ऑप्शन आ जाए 1 अथवा 2, और चौथा ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगी? ब्याज दर पर है। और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, वो बैंक दर। आगे यहां तक। अब जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं और आरबीआई ने बैंक दर को बढ़ा दिया, अपन यहां मान लेते हैं कि बैंक दर कितनी है? 6% है, और आरबीआई ने, ये कौन तय करेगा? आरबीआई तय करेगा। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति है, और मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है। आरबीआई ने इसको 6% से बढ़ा के कितना कर दिया? 7%। अब आप बताना इसका कॉमर्शियल बैंकों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉमर्शियल बैंकों का उधार लेना महंगा हो गया। अब उनका उधार लेना महंगा हो गया, तो फिर कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को उधार देंगे तो वो ब्याज की दरों को घटा करके देंगे कि बढ़ा करके देंगे? बढ़ा करके देंगे। और ब्याज की दरों को बढ़ा दिया तो पब्लिक बैंकों से लोन ज्यादा लेंगे, कम लेंगे? कम लेंगे। लोन कम लिया ना, तो इसका मतलब बैंकों की साख सर्जन क्षमता या उधार देने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। अब उधार देने की कैपेसिटी कम हो गई तो उसको संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहेंगे कि विस्तारवादी? संकुचनकारी मौद्रिक। तो इसका मतलब यह आ गया कि बैंक दर को घटाना विस्तारवादी मौद्रिक नीति है, बैंक दर को बढ़ाना संकुचनकारी मौद्रिक।
विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है? मंदी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को घटाने के लिए। और संकुचनकारी मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने। इतनी तो बात याद रखनी, सब ये की यही बात। ये तो हो गया ना। चलो अब बात आ गई सीआरआर क्या होती है। सीआरआर में भी वही एक लाइन है, बैंकों की जो कुल जमाएं हैं। कुल जमा का मतलब है, कहीं ये मत लगा लेना कुल जमा का मतलब बैंक का किताब किस्सा पढ़े, वो को नहीं है। टोटल जमा करता है लोगों का, समझ नहीं। बैंक का केस थोड़ी पड़ा रहे, सारा लोगों के जमा कर केस पड़ा रहे तो बैंक तो रोड पर आ जाएंगे फिर। भाई वो तो बिजनेस है, उनका कमाना है। अगर व्यापारी, जैसे अपने एक व्यापारी की बात करें, व्यापारी ने माल खरीदार गोदाम में ताला लगा घर बैठ गो कितना दिन चला वो व्यापारी? चालू को नहीं व्यापारी। तो भाई अगर बैंकों ने लोगों का पैसा ले रखा है, लोगों ने ब्याज दे रहे हैं, पैसा आपकी तिजोरी के अंदर है, बैठे बैठे साहब कर्मचारी सारा लिखा पढ़ी करें, हवा खा रहे हैं, पंखे गिर कूलर गिर, कितने दिन चलेगा उनका काम? है नहीं चल सकता ना, क्योंकि उनका खर्चा लग रहा है, उनका खर्चा आ रहा है। तो वो खर्चा निकालेंगे कैसे बैंक के? अरे पैसा लोगों के पीछे पड़े कैसे निकालेंगे? बी पीछे को बिजनेस कर सी, बी पिसन लोग ना उधार दे सी, लोगों के पास एक काउंसलर बैठा देंगे इस तरह के, भाई फोन करो लोगों कि भाई मकान हाउस लोन ले लो, गाड़ियां का लोन ले लो, तो फोन करना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई आपको बैंक लोन की जरूरत है क्या? कि कौन से बैंक से? एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं भाई ब्याज सस्ता कर दिया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं सीआरआर, सुनो मैं सीआरआर बता रहा था। सीआरआर क्या होता है? बैंकों के पास जितनी कुल जमाएं, टोटल डिपॉजिट, किसकी है? डिपॉजिट है पब्लिक की है, समझ गए? अब वो अपने मान लेते हैं कि बैंकों के पास 100 रुपया आ गया। अब बैंक क्या करेंगे, इसमें से 4% आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। आरबीआई ने क्यों कह दिया? क्योंकि भाई थारा पिसा थोड़ा बहुत मेरे को रहेंगी, थाना जरूरत पड़ा तो मेरे को उधार लीजिए, मेरे से आप उधार ले जाना जब आपको जरूरत पड़े तब। तो बैंक क्या करेंगे? है? अरे मेरे को नहीं मैं यहां पर आरबीआई की बात कर रहा हूं, मैं मेरी नहीं कर रहा हूं तो लाइन लगा खड़े जो ले गुरु मैं बात कर रहा हूं आरबीआई। अब मैं आपको बता रहा सीआरआर का मतलब होता है कि बैंकों के पास जो टोटल जमाएं हैं, उन जमाओं का एक निश्चित अनुपात या एक निश्चित परसेंट या एक निश्चित दर, उनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, क्योंकि ये आरबीआई ने निश्चित कर रखा है, सारे बैंकों को निर्देश दे रखा है कि आप इसका इतना परसेंट, आपकी जो डिपॉजिट है सबके लिए एक ही होगी कि आप अपने डिपॉजिट का 4% आप मेरे पास कैश रख दो। क्लियर यहां तक? ताकि मेरे को विश्वास रहे और जो आपको जरूरत पड़े तो मैं आपको पैसा दे दूं। तो ये 4% किसके पास रख रहे हैं? ये आरबीआई के पास। ये जो 4% है इसी का नाम है सीआरआर। तो क्या होती है सीआरआर? 4%। सीआरआर क्या है? 4%। जो बैंक अपनी जमाओं का 4% किसके पास रख रहे हैं? आरबीआई के पास। चेक रख रहे हैं, नगदे नगद, नकदी है, जमाएं तो नकदी है, तो वो बैंक के पास नकद रखते हैं, वो सीआरआर होगी। अब आता है कि एसएलआर क्या होती है ना? एसएलआर का मतलब है कि बैंकों को निर्देश दे रखा है कि आपने पब्लिक का पैसा जमा कर रखा है आपके पास है, आप इसे बिजनेस कर रहे हो, बढ़िया बात है, आप बिजनेस करो, लेकिन जब पब्लिक लेने के लिए आ जाए, आपका पैसा निकलवाने के लिए आ जाए, बड़ा मुश्किल से जोड़ते हैं बेचारे पैसा, अब उनको जरूरत पड़े निकालेंगे भी तो सही ने। जब वो निकलवाने के लिए जरा आप हाथ ऊपर कर दो कि साहब आज तो कोई नहीं, कल आ जाना, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर नहीं रहेगा। ऐसे बैंक नहीं चलेंगे, ऐसे व्यवसाय नहीं चलेगा। बिजनेस आपको करना है तो लोगों में आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और विश्वास पैदा करने के लिए हमेशा आपके पास केस रहना चाहिए। जब भी कोई केस आपसे मांगने के लिए, आप तुरंत निकाल करके उसको दे दो, उसको लाइन में नहीं लगाना पड़े, इंतजार नहीं करना पड़े। तो यहां पर बैंकों को यह निर्देश दिया है कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट हैं, टोटल जमाएं कितनी हैं? 100 रुपए, उसमें से 4 रुपया तो आप मेरे पास रख दो, जिसको तो क्या कहेंगे अपने? सीआरआर। बाकी आप 21 रुपए अपने पास रखो, मतलब 21% अपने पास रखो आप।
ताकि कोई निकलवाने के लिए आए तो आप तुरंत उसको दे दो। ये जो 21% है इसी को क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। आगे यहां तक अब बात ये थी कि भाई आरबीआई इनको कब बढ़ाता है और कब घटाता है, आरबीआई इनमें क्यों छेड़छाड़ करता है, इसमें क्या दिक्कत आ गई आरबीआई को। क्योंकि आरबीआई का काम है कि वो अर्थव्यवस्था में कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का वो निदान करे, समझा कि नहीं। वो दर्शक की तरह देख नहीं सकता उसको, वो एक एक्टिव की भूमिका निभाए, क्रियात्मक भूमिका वो निभाए। मान लो अर्थव्यवस्था में सिचुएशन ये आ गई कि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई, महंगाई बढ़ रही है बहुत तेजी से, तो आरबीआई का दायित्व बनता है कि उस महंगाई से लोगों को राहतें दिलाए, महंगाई की मुद्रास्फीति को कंट्रोल करे, ये आरबीआई का काम है। तो आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक तो उसके पास बैंक दर है, बैंक दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्योंकि मुद्रास्फीति आप पढ़ चुके कि भाई महंगाई क्यों बढ़ती है मुद्रास्फीति, क्योंकि बैंकों ने लोगों को खूब लोन दे दिया जिससे मार्केट में डिमांडें बढ़ गई। अब इसको बैंकों को लोन खूब दे दिया तो फिर बैंक दर बढ़ा दिया ना, तो इसका मतलब अब बैंक अगर आरबीआई से लोन लेंगे तो उनको लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो आरबीआई से वो लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो बैंकों के पास केस कम रहेगा। दूसरी बात है सीआरआर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सीआरआर को बढ़ाने का मतलब बैंकों को अब ज्यादा नकदी किसके पास रखनी पड़ेगी, आरबीआई की, तो उनकी साख सर्जन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसएलआर बढ़ा दिया, इसका मतलब अपने पास नकदी ज्यादा रखना पड़ेगा, लोगों को उधारे कम देंगे वो, क्योंकि केस खुद के पास ज्यादा रखना पड़ेगा, तब भी क्या हो जाएगी, महंगाई रुक जाएगी, मुद्रास्फीति रुकेगी। तो इन दरों को बढ़ाना, चाहे वो इसको बढ़ाए चाहे इसको बढ़ाए चाहे इसको बढ़ाए, बढ़ाने का एक ही इफेक्ट होगा कि बैंकों की साख सर्जन क्षमता कम हो जाएगी, समझेंगे नहीं, जिससे मुद्रास्फीति रुकेगी। साख सर्जन क्षमता कम होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मुद्रा की सप्लाई कम होगी, इसका मतलब इसको बढ़ाना क्या हो गया, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। अब वही बात रेपो दर के ऊपर हो रहे, रिवर्स रेपो दर पे। रेपो दर क्या होती है, देखो बैंक दर रेपो दर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक अवधि का डिफरेंस है और रेट का डिफरेंस है। उनकी रेट क्या रहती है, अलग रहती है, क्योंकि अवधि क्या है, अलग अलग। ये दीर्घकाल के लिए है, ये अल्पकालिक। यहां पर दीर्घकाल का मतलब 3 महीने के लिए उधार देता है बैंकों को, पढ़ा ना अपने आरबीआई में, 3 महीने के लिए देता है, तो इसकी अवधि तो होगी 90 दिन की, जबकि इनमें अवधि कितने दिन की है, 2 से 3 दिन, समझेंगे, 2 से 3 दिन। एक मतलब दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, तो आप 2 से 3 दिन में कितने घंटों का काम है। तो इसके लिए जो लेन देन होता है, जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेपो दर बोल देते हैं। आगे यहां तक रिवर्स रेपो दर है, आरबीआई उधार ले लेता है, जिस दर पर आरबीआई उधार लेता है वो रिवर्स रेपो दर होती है। कौन सी दर ऊंची रखी जाती है, रेपो दर ऊंची रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, उसकी बाउंडेशन अब नहीं, पहले 1% थी, अब ये बाउंडेशन है नहीं रही। आगे यहां तक अब इन दरों को यदि बढ़ा देता है, कौन बढ़ाएगा इन दरों को, आरबीआई बढ़ाएगा, तो क्या कहेंगे उसको, आरबीआई की संकुचनकारी मौद्रिक नीति, और इनको घटाने को क्या कहेंगे, आरबीआई की विस्तारवादी मौद्रिक नीति। अब आता है आगे आपके खुले बाजार, ये एमएसएफ भी वैसा का वैसा ही है। अब आगे खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब होता क्या है, सिर्फ एक लाइन लिखाई थी मैंने, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। आरबीआई के पास कहां से आई सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकों ने दी थी क्या, तो सरकार ने दी थी, सरकार ने लोन लिया था, सरकार ने लोन लिया था तो सरकार ने दी थी, नहीं। और आपको लिखाया था कि आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार करे, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करे, हालांकि उसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, वो सिर्फ क्रय विक्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करता है। चलो लिखो बाप आगे। अब गुणात्मक मौद्रिक नीति है ना, गुणात्मक मौद्रिक में पहले कौन सी लिखाई थी आपको, आप उसमें भी क्वेश्चन ही लिख लो, आप गुणात्मक मौद्रिक नीतियों में क्वेश्चन लिखा दो, 2-3 क्वेश्चन लिखा दो, कंप्लीट हो जाएगी वो चीज। हाँ लिखो, लिखो निम्न में से क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आप निम्न में से आरबीआई की, निम्न में से आरबीआई की गुणात्मक मौद्रिक नीति नहीं है,
गुणात्मक मौद्रिक नीति नहीं है। पहला लिखो, न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन है। न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन। दूसरा लिख लो, साख का सीमा निर्धारण है। साख का सीमा निर्धारण है। तीसरा लिख लो, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। और 4 नंबर लिखो, रिवर्स रेपो दर। अरे सॉरी भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगे? इसमें आ जाएगा 3 नंबर। पर्सन हो रहे हैं सही आपके? हाँ। अब एक ये आपको थोड़ा सा देखना है कि न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो समझ आप इसमें समझ लो, लिखवाऊंगा मैं थोड़ा सा ही। देखो, जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग क्या करते हैं कि मार्केट से माल उठा लेते हैं। जब उनको लगे भाई इस मामले में बिजनेस अच्छा किया जा सकता है, तो वो मार्केट से क्या, उनके पास पैसा रहता है, तो उस पैसे से मार्केट से माल उठा लिया और उस माल को क्या है, गोदाम में रख देते हैं। और जो गोदाम की रसीद है, एफसीआई की गोदाम में रख दिया उनको, गोदाम की रसीदों के आधार पर उनको लोन मिल जाता है, क्योंकि वो उनका स्टॉक है, उनके पास संपत्ति होगी वो एक प्रकार से। जैसे अपने को अगर बैंकों से लोन लेना है तो अपनी जमीन के ऊपर लोन मिल सकता है ना, अपने को मकान के ऊपर लोन मिल सकता है। तो व्यापारियों को गोदामों में जो उनका माल रखा हुआ है, तो गोदाम की रसीद के आधार पर बैंकों से लोन उनको मिल जाता है। तो व्यापारी क्या करते हैं कि गोदामों की रसीद के आधार पर बैंकों से लोन लेकर के फिर माल खरीद लेते हैं, फिर गोदामों में रख दिया, फिर लोन लेकर के फिर माल खरीद करके गोदाम में रख दिया। तो मार्केट में किसी वस्तु का वो क्या कर देते हैं, कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं। मार्केट से सारा माल बैंकों से लोन लेकर के उन्होंने खरीद लिया। जब मार्केट में वस्तु की सप्लाई कम हो जाएगी, कहने मतलब कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया उन्होंने। मार्केट में जब वस्तुएं नहीं रहेंगी तो उस वस्तु का भाव बढ़ जाता है, और भाव जब बढ़ता है, जैसे वस्तु का भाव डबल हो जाता है, डबल होते टाइम नहीं लगती, तुरंत डबल हो जाता है, 3 गुना भी हो जाता है। और जैसे उनकी कीमतें बढ़ी तो वो गोदामों से अपना माल निकाल करके स्टॉक से और थोड़ा थोड़ा मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, और बैंकों का लोन चुका देते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। ये उनका प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है। अब देखो, मार्केट में कृत्रिम अभाव उत्पन्न किया है, महंगाई को बढ़ा दिया, जानबूझ करके बढ़ा दिया ना महंगाई को, समझ क्या तक। अब इसमें यहां पर इस पोजीशन को या इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को यह निर्देश जारी करता है कि आप जो लोन दे रहे हो व्यापारियों को, उनकी माल की रसीद के आधार पर या गोदाम की रसीद के आधार पर, उस पर आप मार्जिन काट रहे हो। भाई पूरा तो लोन नहीं दे सकते ना, जैसे मान लो कि 1 करोड़ की रसीद के ऊपर ऋण लेना चाह रहे हैं बैंक व्यापारी, तो 1 करोड़ पूरा लोन स्वीकृत नहीं करेंगे बैंक, उसका कुछ मार्जिन काटते हैं। जैसे बैंकों ने मान लो कि 25% मार्जिन काट लिया, तो 25% मार्जिन काट लिया तो 75 लाख रुपए बच गए। 75 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कर देंगे, वो 75 लाख रुपए से माल उठा करके वापस और गोदाम में रख देंगे, फिर उस रसीद के आधार फिर माल खरीद लेंगे, फिर बैंक क्या करेंगे, उसका 25% काटेंगे, फिर लोन स्वीकृत कर देंगे। तो इस तरह से बैंकों से लोन लेकर के वो गोदाम भर लेते हैं। फिर गोदाम भर गया, मार्केट में उस वस्तु की क्या होगी, कमी होगी। जैसे प्याज का भाव 100 रुपए क्विंटल पहुंचा, नहीं 100 रुपए किलो पहुंचा था, उसका कारण यही था। अब इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि आप जो मार्जिन काटते हो उस मार्जिन को आप बढ़ा दो, क्योंकि जैसे वो मार्जिन कितना काट रहे हैं, 25%, समझ ना आते।
जो व्यापारी 1 करोड़ की रसीद के ऊपर लोन ले रहा है तो उसका लोन कितना स्वीकृत हो जाएगा? 75 लाख का लोन स्वीकृत हो जाएगा। तो फिर 75 लाख से माल उठाएगा वो, फिर गोदाम में रख करके फिर लोन उठा लेगा। समझ गए? तक अब इसको यहां पर आरबीआई ने निर्देश दे दिया कि आप ये जो न्यूनतम मार्जिन आप 25% ले रहे हो उसको बढ़ा के कितना कर दो? 50% कर दो। बताओ इसका मार्केट पे असर होगा कि नहीं होगा? मार्केट से वस्तुएं कम उठेंगी और वो जो महंगाई, जो कृत्रिम अभाव था वो थोड़ा क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा और उससे महंगाई रुकेगी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को आरबीआई बढ़ाता है या घटाता है? आरबीआई उनको बढ़ाता है। लिखा दूं ये लाइन? लिखो तो आप, मुद्रास्फीति को नीचे रुका निशान लगा लिखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि करता है। फिर लिखो, न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि करने से व्यापारी गोदाम में रखे हुए माल की रसीद के आधार पर बैंकों से कम उधार ले पाएंगे। बैंकों से कम उधार ले पाएंगे। समझ आ गया आपको? बस इतना लिखना बहुत है। लिखो अगला क्वेश्चन। देखो भाई, निम्न में से आरबीआई की गुणात्मक मौद्रिक नीति है। आरबीआई की गुणात्मक मौद्रिक नीति है। पहला लिखो, किसी विशिष्ट प्रतिभूति लिख लिया ना हमने? विशिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध, किसी विशिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध साख की अधिकतम सीमा का निर्धारण है। अधिकतम सीमा का निर्धारण। दूसरा लिखो, चयनात्मक साख बोल रहा हूं मैं, चयनात्मक साख। तीसरा लिखो, प्रत्यक्ष कार्यवाही और 4 नंबर लिखो, नैतिक दबाव। 5 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी। तो इसमें कर दो उपरोक्त सभी। अब देखो, पहला मैंने आपको ऑप्शन लिखा है विशिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध साख की अधिकतम सीमा का निर्धारण।
विशिष्ट प्रतिभूति, क्योंकि देखो पब्लिक जब बैंकों से लोन लेती है तो कोई न कोई प्रतिभूति के आधार पर लेती है। प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटी, जैसे कोई अपने मकान की सिक्योरिटी पर लोन लेता है, कोई सोने के ऊपर लोन लेता है, पर गहनों के ऊपर भी तो लोन मिलता है, समझ गए? कोई अपनी सैलरी के ऊपर लोन लेता है, सैलरी के कागजों पर लोन लेता है, तो वो विशिष्ट वो प्रतिभूतियां हैं। अब यहां पर आरबीआई बैंकों को निर्देश दे दे कि आप कोई पर्टिकुलर प्रतिभूति के विरुद्ध जो लोन दे रहे हो, जैसे आप सोने के गोल्ड के ऊपर जो लोन दे रहे हो, तो एक विशिष्ट प्रतिभूति होगी ना, तो उसके ऊपर आप लोन दे रहे हो तो उसकी अधिकतम सीमा तय कर दो कि इस प्रतिभूति के आधार पर मैक्सिमम आपको 5 लाख का लोन मिल सकता है, इससे ज्यादा का आपको लोन नहीं मिलेगा। तो वो क्या हो गया, अधिकतम सीमा का निर्धारण हो गया। तो अधिकतम सीमा का निर्धारण हो गया तो क्या हो गया, साख सर्जन क्षमता क्या हो गई उनकी, कम हो गई, या उनकी साख की डायरेक्शन कम हो गई। उस प्रतिभूति के ऊपर उनको लोन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। अब उनको यदि कोई लोन लेना है, ज्यादा ही लेना है, तो कोई दूसरी प्रतिभूति के ऊपर लो आप। ऐसे चयनात्मक साख, चयनात्मक साख या साख की राशनिंग का मतलब होता है कि बैंकों को निर्देश दे देता है आरबीआई कि आप लोन लेने से पहले आप ये चयन करो, आप ये खोजो कि ये कौन से कार्यों के लिए लोन ले रहा है। अगर ये उत्पादक क्रियाओं के लिए लोन ले रहा है तो आप उनको लोन ले, और अगर ये उत्पादन क्रियाओं के लिए लोन नहीं ले रहा है तो उसको लोन क्या कर दो, आप बंद कर दो। उसको बोलते हैं चयनात्मक साख या साख की राशनिंग। नैतिक दबाव का मतलब होता है, क्योंकि आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक है, क्लियर तक देश का केंद्रीय बैंक है, या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का केंद्रीय स्थान है। क्लियर तक। तो कि आरबीआई बैंकों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है, उनके कार्यों को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनाता है। जैसे घर वाले भी तो आपके ऊपर मोरल प्रेशर बनाते हैं, नैतिक दबाव डालते हैं कि भाई आप पढ़ रहे नहीं तो फिर हाँ ये भी नहीं भाई ब्याह कोई नहीं होगा, या फिर आगे के तो ये मोरल प्रेशर बनता है नहीं बनता आपके ऊपर। तो वैसे ही केंद्रीय बैंक भी भाई गार्जियन तो है बैंकों का, वो भी उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनाता है कि आप इस तरह से लोन बांटोगे आप सस्ता तो ये दिक्कत आ जाएगी, समझ गए? आते ये समस्या आएगी, अगर आप लोन नहीं दे रहे हो तो ये समस्या आ जाएगी, आप इन क्रियाओं के लिए लोन दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस तरह से उनके ऊपर क्या है, मोरल प्रेशर बनाता है। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई, अगर मान लो घर वाले आपके ऊपर मोरल प्रेशर बना रहे हैं, आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, आप बार बार उनके दिशा निर्देशों का क्या कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, उनके दिशा निर्देशों पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप, तो फिर वो क्या करते हैं, आपके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। कौन करे तो ऐसे जैसे, अरे प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें, खर्चो देना बंद तो करा, आज आप पढ़ लियो अभी पढ़ाई बंद है, आज आप करें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई तो हुई। ऐसे ही देखो, अगर मान लो कि कॉमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके बातों की निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर कठोर कदम के रूप में आरबीआई उनके विरुद्ध क्या करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब है उनके उच्च जो प्रबंधक हैं उनको भी हटा सकता है वो, और भी ज्यादा अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनका बैंकिंग लाइसेंस क्या कर देता है, रद्द कर देता है। क्योंकि बैंकों को व्यापारिक कार्य करने या बैंकिंग कार्य करने का लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देता है। लिखो एक लाइन इसके अंदर। एक लाइन तो लिखनी है तो यार आपको। हाँ, आरबीआई आरबीआई समय समय पर दिशा निर्देश जारी करके, समय समय पर दिशा निर्देश जारी करके व्यापारिक बैंकों पर अर्थव्यवस्था के अनुकूल, अर्थव्यवस्था के अनुकूल नैतिक दबाव बनाता है, नैतिक दबाव बनाता है। भाई अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा रहेगा उसके हिसाब से वो दिशा निर्देश देता है उनको। फिर लिखो, यदि व्यापारिक बैंक, यदि व्यापारिक बैंक
आरबीआई के दिशा निर्देशों आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तब आरबीआई प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में उनका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर देता है। इसका मतलब लाइसेंस देने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। लिखो, एक नीचे एक लाइन लिखो, संस्थाओं को बैंकिंग कार्य करने का लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया जाता है। और अब आपको पता है कि आरबीआई ने वर्ष 2016 से सबके लिए लाइसेंस खोल दिया है कि कोई भी संस्थान अगर बैंक का कार्य करना चाहता है, बैंक बनाना चाहता है, कोई भी उद्योगपति, तो वो बैंक खोल सकता है। लेकिन उसके साथ में शर्त है कि वो एक तो भारतीय नागरिकता होनी चाहिए उसके पास, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। 500 करोड़ के उसके पास क्या होनी चाहिए? जमाएं होनी चाहिए उसके। अब आपके इसमें बैंक वाले टॉपिक में अब साख सर्जन और बचा है, कॉमर्शियल बैंकों की साख सर्जन का काम और बचा है, वो कल हो जाएगा आपका।